नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब बातें करेंगे दक्षिण भारत में आपको संगम काल के विषय में। और दक्षिण भारत का संगम काल जो है यह दक्षिण भारत के इतिहास जानने का सबसे प्राचीनतम राजवंश या सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगम काल में हम दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के विषय में अध्ययन करते हैं, चोल, चेर और पांड्य। इन 3 राजवंशों के विषय में जानते हैं। और इस संगम का अर्थ जो था, संगम का अर्थ है समागम या मिलन। किसका मिलन? तो तमिल साहित्यों का मिलन। यानी संगम काल में तमिल साहित्यों का सृजन किया गया और यही तमिल साहित्य या गोष्ठियां जो की गई उसे ही नाम दिया गया संगम काल। ठीक ना। अब इस संगम काल में तमिल साहित्य का जो संरक्षक थे, ये पांड्य राजाओं को संरक्षण इसका प्राप्त था। और संगम यह काल जो था यह कहाँ स्थित था या इसे किस क्षेत्र के रूप में उस समय जानते थे? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित तमिलकम प्रदेश को हम संगम साहित्य या तमिल प्रदेश के नाम से जानते थे। ठीक ना। अब यह सबसे जब बात करेंगे दक्षिण में सबसे सुदूरवर्ती राज्य, तब आपको खुलकर कौन आएगा? तो दक्षिण का सबसे सुदूरवर्ती राज्य जो था पांड्य राज था और इसके राजधानी मदुरै हुआ करते थे। और ये संगम साहित्य का भी आयोजन जो है प्रथम और तृतीय, ये दोनों संगम साहित्य का आयोजन मदुरै में हुआ है, जबकि द्वितीय संगम साहित्य का आयोजन कपाटपुरम में या उरैयूर या कपाटपुरम में इसका आयोजन हुआ है। तो इस तरह से हम आपको 3 राजवंश चोल, चेर और पांड्य राजवंशों का उल्लेख करेंगे। चूंकि अशोक के अभिलेख में भी इन 3 राजवंशों का उल्लेख है। और चौथा सतीय पुत्र का उल्लेख है। सतीय पुत्र का अर्थ अभी तक किसी ने समझ नहीं पाया है। तो आइए हम आपसे आगे के प्रश्नों के श्रृंखला और उससे संबंधित बातों के विषय में एक शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि संगम साहित्य में क्या क्या आपको हुआ और कौन कौन से प्रमुख बातें हम लोग जानेंगे। ठीक, एक घुट पानी पी लेते हैं और इसके बाद हम सब शुरुआत करते हैं। आइए उसके साथ ही हम प्रश्नों को शुरुआत भी कर दें। पांड्य राज्य के जीवन रेखा किसे कहते हैं? ए पांड्य राज्य की जीवन रेखा। तो ठीक ना, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कैसे कहा जाता है? आइए थोड़ा सा स्मार्ट पेन ले लिया जाए, इससे सही चलेगा। इससे चलिए ये हम लोग थोड़ा सा ये यहां से ये हुआ। अब पांड्य राज्यों के जीवन रेखा कैसे कहा जाता है? अब पांड्य राज्य के स्टाइलिश कर्षक वाली है। ठीक ना। तो ये व्यंगी को किसे? व्यंगी को पांड्य राज्य के जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक। अब पांड्य राज्य के विषय में यदि थोड़ा बहुत आप सबको जानना हो तो पांड्य राज्य जो था ये दक्षिण का सुदूरवर्ती दक्षिण राज्य था। दक्षिण राज्य आपको राज्य था। ठीक ना। ये यानी दक्षिण का सबसे अंतिम राज्य था। इसकी राजधानी जो थी मदुरै थी। कहां पर? मदुरै। एक चीज और बता दें कि मदुरै को मंदिरों का नगर या राज्य भी कहते हैं। मंदिरों का नगर मदुरै
को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यहीं पे मदुरै से एक बात और जान लो कि यहीं पर आपको किसकी प्रतिमा है, ये बता दीजिए, किस देवी की प्रतिमा आपको मदुरै में है। ठीक, ये आप सब बताएंगे, ठीक ना। ये आपको, और पांड्य राज जो थे ये संगम साहित्य के संरक्षक थे, के संरक्षक थे। ये बातें भाई मीनाक्षी मंदिर पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर आप लोग बोलते ही नहीं है, मीनाक्षी मंदिर। और यह किस देवी को समर्पित है, तो पार्वती को। मीनाक्षी मंदिर पार्वती, देवी पार्वती को, मीन के समान आंखों वाली मीनाक्षी। नेक्स्ट देखिए, आइए, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरिल जो है ये आपको किस भाषा में किया गया है। ये यहीं से कठिन प्रश्नों का सिलसिला जो है ये चालू हो जाता है। यहां से प्रश्न के सिलसिला, चूंकि आप सबको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक ना। ये आपको कुरिल जो था ग्रीक भाषा, तमिल में, तेलुगु में या पाली में, तो इसका संकलन तमिल भाषा में किया गया था। और कुरल की रचना किसने की, तो इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, तब आप जवाब दीजिएगा कि इसकी रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा किया गया। तिरुवल्लुवर के द्वारा आपको इसकी रचना की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, शिल्पाद्विकारकम के लेखक कौन हैं, तो शिल्पाद्विकारकम के लेखक जो हैं इंग्लो जो हैं, ये शिल्पाद्विकारकम के लेखक माने जाते हैं। और साथ ही साथ ये आपको जो है कि यह चोल राजा के आपको सेन गुट्टवन का इसमें वर्णन किया गया है। चोल शासक सेन गुट्टवन के भाई इंग्लो अडिगल के द्वारा यह आपको माना जाता है। शिल्पाद्विकारकम तमिल साहित्य का, ये जो है तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य यह है। और ये आपको सेन गुट्टवन कौन थे, इंग्लो कौन थे, तो आपको चोल राजा सेन गुट्टवन का भाई, सेन गुट्टवन का भाई जो थे ये इंग्लो थे। और इन्हीं के द्वारा शिल्पाद्विकारकम की रचना की गई है। ठीक ना। शिल्पाद्विकारकम का शाब्दिक जो अर्थ होता है, यह नूपुर की कहानी। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो नूपुर की कहानी, नूपुर की कहानी। नूपुर माने समझ रहे हैं कि नहीं, पायल, ठीक ना। पायल की कहानी, आपको नूपुर की कहानी शिल्पाद्विकारकम में गाया गया है। और इसका नायक कौन है, तो कोलवन इसके नायक है। इस ग्रंथ का नायक कौन है, तो नायक कोलवन है, कोलवन। और जब पूछे कि नायिका कौन है, तो कन्नगी, नायिका इसका कौन माना जाता है, तो आपको इसकी नायिका जो है कन्नगी, इसके नायिका है, कन्नगी इसके नायिका मानी जाती है। ठीक ना।
ये आपको बातें हुई। नेक्स्ट आगे आइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र हुआ करता था। ये प्रश्न आप सबसे मैंने कई बार परीक्षाओं में भी ये आपको कराया हूं। और यह अरिकामेडू ये आपको प्रधान केंद्र हुआ करता था रोमन व्यापार का। अरिकामेडू जो है इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन से इसके जानकारी मिलती है। ठीक ना, ये आपको नामक पुस्तक से मिलती है। इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है, लेखक अज्ञात है। कौन? अज्ञात। ये आपको जानकारी नहीं मिलती। ये कह सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन से, यानी जो आपको समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करते थे और संबंधों को, चाहे वह आपको जो है कि रोम साम्राज्य के साथ, चाहे मेसोपोटामिया के साथ, इन सब के संबंधों की जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य का संरक्षक था? तो मैंने पहले ही बताया कि पांड्य राज्य जो था ये संगम साहित्य का संरक्षक माना जाता है। अब 3 संगम साहित्य कितने हुए? तो प्रथम संगम साहित्य आपको द्वितीय संगम साहित्य और तृतीय संगम साहित्य, इन तीनों का आपको पांड्य राजाओं का संरक्षण था। पहला जो था मदुरै में आपको हुआ था, मदुरै, और दूसरा भी आप तीसरा भी मदुरै कर लीजिएगा, और दूसरा जो था उरैयूर या आपको कपाटपुरम या अलवै। ठीक ना, कपाट या अलवै या उरैयूर, ये आपको तृतीय संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये सभी आपको पांड्य राजाओं का ही संरक्षण था। चलिए नेक्स्ट देखिए, चोल वंश के भारत के किस भाग में सर्वाधिक शासन किया? तो चोल राजवंश ने भारत के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक शासन किया। खासकर कहां पे किया? तो खासकर आपको जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के मध्य इनका शासन रहा। और इस प्रदेश को तमिल प्रदेश के नाम से या तमिलहम के नाम से भी, इस क्षेत्र को या प्रदेश को तमिलहम प्रदेश, ठीक ना, तमिलहम प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये आपको बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संगम साहित्य कोलवन और उसकी पत्नी कण्णगी की कथा का चित्रण करता है? तो अभी ही बताया कि शिल्पा द्विकारकम का नायक जो है ये कोलवन ही है नायक, और नायिका कौन है? तो कण्णगी जो कि उसकी पत्नी है, यह आपको नायिका है। और इन्हीं दोनों के प्रेम प्रसंगों का वर्णन आपको शिल्पा द्विकारकम में मिलता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला, संगम कवि कपिलर का आश्रय दाता कौन था? तो संगम कवि कपिलर का आश्रय दाता किसे कहा गया है? तब पारी जो था, ये संगम कवि
कपिलर का आश्रयदाता माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्न संगम युग के नगरों में कौन अपने मोतियों और मलमल के लिए विख्यात था? तो मोती और मलमल के लिए अरिकामेडु जो था ये आपको सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और अरिकामेडु ये पांड्य राज्यों का बंदरगाह था, पांड्य राज्यों का प्रधान व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र आपको माना जाता है। साथ ही साथ और क्या, तो ए आपको इसकी जानकारी मैंने बताया कि इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो इसकी जानकारी आपको जो है कि किस ग्रंथ में मिलती है, तब आप जवाब देंगे। इसकी जानकारी आपको पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ये आपको प्रमुख हुआ। नेक्स्ट, तुलक्कापियम संबंधित है, यानी तुलक्कापियम की रचना आपको कब की गई थी? तो द्वितीय संगम काल में तुलक्कापियम की रचना की गई थी। और तुलक्कापियम ये आपको कहां पे द्वितीय संगम साहित्य का आयोजन कहां हुआ था? तो कपाटपुरम में आपको इसका आयोजन हुआ था। ठीक ना। और साथ ही साथ इसका तुलक्कापियर, इसके रचनाकार कौन थे? रचनाकार तब तुलक्कापियर तुलक्कापियर जो थे इसके रचनाकार माने जाते हैं। चूंकि द्वितीय संगम साहित्य के अध्यक्षता दो लोगों ने की, एक अगस्त्यार के द्वारा किया गया या अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया, और आपको दूसरा तुलक्कापियर के द्वारा भी बाद में किया जाता है। नेक्स्ट, कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह माना जाता है? तो कावेरीपत्तनम जो है यह आपको चोलों का मुख्य बंदरगाह माना जाता है। किसका? चोल राज्य का मुख्य बंदरगाह माना जाता है। अब चोल राज्य से आपको यदि प्रश्न पूछा जाए तब आप कैसे जवाब दोगे? तो चोल राज्य का आपको जो है कि यदि कहा जाए चोल चेर पांडे, ठीक ना, तो हम चोल राजाओं के विषय में कहां से कैसे प्राप्त करेंगे? थोड़ा सा दिमाग में, चलिए देखते हैं, दिमाग में उतर गया है। चूंकि चेरों का तो उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आपको मिलता है, ठीक ना, ऐतरेय ब्राह्मण में चेरों का उल्लेख, ये चेर राज्य का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये आपको बात हुई, ठीक। और चोल सबसे लंबे समय तक दक्षिण भारत में शासन करने वाला राजवंश, ये आपको ज्ञात हुआ, ठीक। नेक्स्ट, शिल्पाद्विकारकम में किस पांड्य राजा का उल्लेख प्राप्त होता है? तो शिल्पाद्विकारकम में आपको पांड्य राजा नेदुनजेलियन का आपको उल्लेख मिलता है। किसका? नेदुनजेलियन का आपको पांड्य राजा नेदुनजेलियन जो था इसी का उल्लेख मिलता
है। और इसमें इसके द्वारा आपको कन्नगी पूजा किए जाने का भी उल्लेख मिलता है, ठीक ना। नेक्स्ट, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए विख्यात है? तो आपको जो है चोल शासक जो है ग्राम प्रशासन के लिए इतिहास में विख्यात माने जाते हैं, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चोल राजाओं के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम चोल राजाओं द्वारा, ठीक ना, ये आपको। और इनके समय में ग्राम प्रशासन जो थे, प्रशासन के सबसे छोटे इकाई, प्रशासन के सबसे छोटे इकाई मानी जाती थी। और इस पर है इन सबका विशेष रूप से ग्राम प्रशासन पर विशेष ध्यान होता था। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन, वही बात आ गया कि उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो वह आपको चोल राज्य था। जबकि चालुक्यों में क्या था? तो चालुक्यों में आपको जो था महिलाओं को क्या था? महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। ये आपको बातें थी। जबकि आपको जो है चेर राज्य जो था, ये आपको किसके लिए? तो चेर राज्य में कई, इसका उल्लेख आपको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये आपको बातें हुई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, वातापी क्या थी? तो आपको वातापी या बादामी, यह चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक ना। नेक्स्ट, वेन्नी के युद्ध का परिणाम क्या था? तो वेन्नी के युद्ध का परिणाम जो था, इसमें आपको हुआ क्या कि वेन्नी के युद्ध में करिकाल विजयी हुआ, और आपको करिकाल विजयी हुआ, आप चोल शासक करिकाल के विजय हुए, और पेरुमशेरलादीन आत्महत्या कर लिया था। ये करिकाल की विजय हुई। आपको वेश्यन के युद्ध का परिणाम यही रहा। पेरुआलादन आत्महत्या भी कर लिया था, ये आपको। तो इस तरह इसका आंसर यदि देखा जाए तो आपको ए और बी दोनों आंसर दिया है। तो ये आंसर सही आंसर जो है ये बिल्कुल सही है। चोल शासक द्वारा करिकाल विजयी हुआ था, और पांड्य राज्य के राजा था पेरुमशेरआदन, इसने आत्महत्या, पराजयवश आत्महत्या कर ली थी। और ये और बे इसका दोनों कारण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तमिल साहित्य के बाइबल की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कुरल को तमिल साहित्य के बाइबल की संज्ञा दी जाती है। किसे? कुरल को बाइबल के संज्ञा दी जाती है। ये कुरल जो है तमिल साहित्य के बाइबल कही जाती है। नेक्स्ट, संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरितम से की जाती है, वह आपको कौन से पुस्तक मानी जाती है? तो वह कोई और नहीं पत्तिन प्लाया। ये आपको थोड़ा सा नाम पत्तिन
पालय आपको जो है ये बुद्ध चरितम से किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संगम कालीन वह तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का आपको वर्णन मिलता है। भक्त प्रहलाद आपको कौन थे? तो आप प्राचीन ग्रंथों में जब जाएंगे तो ये आपको भक्त प्रहलाद ये विष्णु के भक्त थे, विष्णु के भक्त माने जाते थे। इनके पिता का नाम जो था, पिता इनका कौन था? तो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकशिपु इनका पिता हिरण्यकशिपु था और इसने इनके हत्या की थी। इन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। ठीक ना। और होलिका दहन और तमाम चीजें थी इनसे संबंधित। तो हिरण्यकशिपु का ये पुत्र थे और इनको बचाने के लिए ऐसी जानकारी आपको किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये आपको परिपादल में आपको भक्त प्रहलाद के जानकारी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, संगम काल में वेलन का तात्पर्य क्या था? वेलन ये आपको स्वर्ण की बैलों से था, पाषाण उपकरण से था, मरुगन स्वामी से था या उपयुक्त में से कोई से नहीं था। तो आपको वेलन का तात्पर्य जो था ये आपको मरुगन स्वामी से था। मरुगन किसे कहते थे? तो भगवान विष्णु को मरुगन कहा जाता था। ठीक ना, मरुगन, हाँ मुरुगन, नहीं भगवान विष्णु नहीं, मैं भूल रहा हूं। मुरुगन किसे? मरुगन शायद भगवान विष्णु ही, कार्तिकेय को मरुगन कार्तिकेय को कहते थे, याद दिमाग से उतर गया है। किस संगम युगीन किस राज्य के व्यापारिक मंडल आपको जो था रोमन सम्राट अगस्टर सीजर, यहां पे कर लो, अगस्टर सीजर के दरबार में गया था? तो वह कोई और नहीं, पांड्य राज्य के राजाओं द्वारा यह व्यापार किया जाता था। और आपको इसका आंसर जो है पांड्य राज्य जो होगा वह होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम दक्षिण रोमन व्यापार का उल्लेख आपको किसमें मिलता है? तो दक्षिण व्यापार का उल्लेख आपको सर्वप्रथम नेचुरल हिस्टोरिका में मिलता है। ठीक ना, किसमें? नेचुरल हिस्टोरिका में। आपको ये नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका है। जबकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसका है? तो इसके लेखक अज्ञात है। और आपको सर्वप्रथम, ये गलती मत करिएगा, आपको रोमन व्यापार का उल्लेख इसी में सर्वप्रथम मिलता है। तो नेचुरल हिस्टोरिका में सर्वप्रथम व्यापार का उल्लेख मिलता है। संगम युगीन किस शासक ने हिमालय तक आपको विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन बड़ा ही खतरनाक बनाया है। करिकाल, नेदुन जेलियन आदन या करिकाल तथा सेनगुट्टवन या करिकाल तथा नेदुजेरियन आदन। ठीक ना, आदन। इसमें से आपको किसने किया था? तो इसमें आपको जो है कि किसके द्वारा किया गया था, तब आप जवाब दीजिएगा कि थक गया भाई। करिकाल तथा नेदुजेलियन आदन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? करिकाल तथा नेदुजेलियन आदन के द्वारा किया गया था। 1 मिनट पानी पी लेता हूं, तब आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। तब तक जवाब पढ़ते रहिए। संगम युगीन शासक जिसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराने के कारण
महाभोजन के उपाधि धारण की थी। तो ये कोई और नहीं, ये आपको उदय जेलियन था। ये युद्ध भूमि में एक बार दिखाया गया है कि महाभारत में आपको युद्ध करने जब उदय जेलियन जाते हैं तो ये आपको पांडवों की ओर से जाते हैं, तो इनकी वीरता और इनके चीजों से श्री कृष्ण बहुत प्रभावित रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनसे पूछा जाता है कि मुझे काम बताइए, तब इन्हें काम यही दिया जाता है कि सब लोग तो युद्ध करते रहेंगे, तो भोजन वोजन बनाने का काम कौन करेगा। तो इनकी सेना के द्वारा उसमें 30 लाख अक्षुणी सेना थी, और उस 30 लाख अक्षुणी सेना को इनके द्वारा जब तक महाभारत का युद्ध चला, प्रतिदिन उदय जेलियन के द्वारा पाक बनाया जाता था। और पाक इतने तरीके से बनाया जाता था, आप इतिहास खोलोगे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कि एक दाना बचता नहीं था किसी के लिए, ठीक ना। इतना इनका पाक कला में इतना ये निपुण थे, इतना ये गुणवान थे। नेडू जेलियन के विषय में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, तमिल महाकाव्य शिल्पाद्रिकारकम की नायिका कन्नगी के मृत्यु आपको कहां हुई थी? मदुरै में, या आपको चोल राज्य में, या चेर राज्य में, या उपयुक्त में से कहीं नहीं। तब आप जवाब दीजिएगा कि चेर राज्य में आपको जो था इसके मृत्यु हुई थी। शिल्पाद्रिकारकम के नायिका कन्नगी के मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तमिल कवि नेक्किर ने किस पांड्य शासक का संरक्षण प्राप्त था? नेक्किर बड़ा ही विद्वान माने जाते थे, और नेक्किर को किस पांड्य राज्य का संरक्षण प्राप्त था? तब नेडियोन जो था इसका ही संरक्षण प्राप्त था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ की? तो समुद्र पूजा प्रारंभ जो था यह भी आपको नेडियोन के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। ये एक मिनट मेरे से गलती हुई क्या, रुक जाइए। ये मैंने तमिल महाकवि नेक्किर, ये गलत हो गया भाई। तमिल महाकवि नेक्किर जो था इसे संरक्षण किसे प्राप्त था? तो नेडू जेलियन का इसे संरक्षण प्राप्त था। जबकि आपको कन्नगी पूजा किसने की थी? ये आपको समुद्र पूजा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो नेडियोन के द्वारा आपको समुद्र पूजा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक कौन था? तो यहां पर वे उधर वे आपको विजयालय के समय में देखते हैं, और यहां पर वे आपको श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चोल शासक एलारा था। एलारा प्रथम चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखिए, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है आपको? तो इन्हें हिंद यवन कहा गया है, या यवन कहा गया है, या पहलव कहा गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं कहा गया है। तो इन्हें आपको यवन कहा गया है, और इसीलिए काली मिर्च का नाम मैंने पीछे बताया है। काली मिर्च को आपको क्या कहते थे? तो यवन प्रिय कहा जाता था। यवन प्रिय पूछता है कि किसे कहा जाता था? तो काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था, और यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा जाता था। ये आपको यवन के देश के नाम से जाने जाते थे। संगम युग में कन्नगी पूजा, एक कन्नगी पूजा का मतलब होता है बच्चा पत्नी पूजा। पत्नी पूजा, ये पत्नी पूजा आपको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तब आपको जो है ये आपको कन्नगी आराध्य देवी थी। किसकी कन्नगी आराध्य देवी थी? तब आप जवाब दीजिएगा कि कन्नगी जो थे ये पराक्रम के आराध्य देवी मानी जाती थी। सतीत्व, विद्वता या उपयुक्त सभी ऐसा नहीं, ये आपको इसकी देवी मानी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है?
सबसे प्राचीनतम उपलब्धिगत पत्तीन पाल्लव या तिरुमुरुगारुपैन या मदुरै कांचे या तुलक्कापियम। तो यहीं से पकड़ा गया कि तुलक्कापियम जो है यही सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। और तुलक्कापियम के आपको जो रचना है ये किसके द्वारा उपलब्ध किया गया, रचना किसके द्वारा किया गया है? तो तुलक्कापियर यानी आपको तुलक्कापियर के द्वारा इसकी रचना की गई है। तुलक्कापियर के द्वारा इसकी रचना की गई। ये तुलक्कापियर थे कौन? तो ये अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। अगस्त्य मुनि के शिष्य बतलाए गए हैं। ठीक, ये बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, संगम साहित्य में उल्लिखित नडुकल आपको किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो नडुकल वेलीर राजा से संबंधित था या स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था या नाड़ियों पर एक कर था या भारत रोमन व्यापार में एक निर्यात के वस्तु थी। तो आपको स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट, प्रथम तमिल संगम के स्थापना किसने की थी? तो प्रथम तमिल संगम का आयोजन जो था अगस्त्य मुनि के द्वारा किया गया था। अब यहीं पे आपको इसे संरक्षण किसने दिया था? तो संरक्षण पांड्य राजाओं ने दिया था। पांड्य राजा ने दिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तब अध्यक्षता आपको लिखना पड़ेगा कि अगस्त्य मुनि या अंगियार के द्वारा, अगस्त्य मुनि या अंगियार भी कहा गया है, ठीक ना, अंगियार के द्वारा किया गया। जब आपसे पूछा जाए कि ये आपको आयोजन स्थल, ठीक ना, आयोजन स्थल, तब आप जवाब दीजिएगा कि मदुरै में इसका प्रमुख आयोजन स्थल था। ठीक ना, आपको इससे संबंधित एक भी साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं और इसमें पदाल नामक ग्रंथ के रचना की गई थी। इसे अंगियार या अंगतियार ऋषि भी कहते हैं। ये आपको, जो कि अब समुद्र में विलीन है, मदुरै समुद्र में विलीन है, ऐसी बातें कही जाती है। एक चीज कुछ भूल रहा था, चलो कुछ चीजें मेरे दिमाग में दौड़ रही थी लेकिन याद नहीं पड़ रहा है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता को आपको कहा गया है? तब यहां पे आप जवाब देंगे मुरुगन जो था ये कौन सा देवता थे? तब स्कंद को यानी कार्तिकेय को, कार्तिकेय देखो आ गया ना, स्कंद यानी कार्तिकेय को मुरुगन कहा जाता था। नेक्स्ट, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों के तिथि क्या मानी जाती है? तो संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों के तिथि 100 BC से लेकर आपको जो है 100 AD तक मानी जाती है। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या है? तो कन्नगी आपको एक पक्षीय प्रेम है, अनुचित प्रेम है, तमिल महाकाव्य की नायिका है या व्यापारियों का एक समूह है। तो कन्नगी जो है एक तमिल नायिका है और कन्नगी को समुद्र के देवी या वीरता की देवी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो वीरता के देवी भी आपको इन्हें पुकारा जाता था। सही है ना? हाँ ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में आपको जो है ये आपको कालची नामक स्थान से मोती पाए जाने का उल्लेख है। और ओडुकू को क्या कहा गया है? तो ताम्र
लिप्त, लिप्त इसे कहा गया है, ये इसका भी उल्लेख है। और अरिकामेडु, अरिकामेडु ये आपको, ये भी आपको प्रसिद्ध है। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों, इन तीनों का उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक ना। और इसके लेखक अज्ञात है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व किया था। तो संगम जो था, कवि अकादमी था, नाट्य लेखक थे या मूर्तिकार थे या उपन्यासकार थे। तो कवियों का एक सम्मेलन आपको हुआ था। किसका? कवियों का एक सम्मेलन माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे हम सब आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आपको निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता? तो बता दें कि संगम साहित्य में चोल चेर पांड्य का होता है, इसका नहीं होता, कदम्ब राजवंश का नहीं होता। नेक्स्ट, संगम काल में चोल शासकों में सबसे प्रतापी कौन था? तो करिकाल जो था, ये सबसे प्रतापी चोल शासक माना जाता है। नेक्स्ट, तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कंप्लीट हुई, समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।